हेलो गाइस, वेलकम टू करियर इजी चैनल। तो सिग्नल सिस्टम में नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो पॉइंट ये कि फोरियर ट्रांसफॉर्म की ज़रूरत क्यों पड़ी वो इम्पोर्टेंट है। किस किस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। और ठीक है, तो ये पहले डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो इससे पहले हम जो टॉपिक होता है दैट इज़ फोरियर सीरीज़। तो फोरियर सीरीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी थी कि मान लो आपके पास कोई टाइम सिग्नल था, टाइम डोमेन का सिग्नल था। तो आपको चेक करना था, कोई पीरियोडिक सिग्नल था, ठीक है, एक्स ऑफ टी कोई पीरियोडिक सिग्नल था और आपको चेक करना था कि उसके अंदर कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो उसके लिए आपने क्या किया, फोरियर सीरीज़ टॉपिक पढ़ लिया। बट पॉइंट ये है कि अगर कोई सिग्नल पीरियोडिक नहीं है तो ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट नहीं है, उसके अंदर भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट उसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे उसका टोटल एनालिसिस कौन बताएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए सिग्नल पीरियोडिक भी हो सकता है और अपीरियोडिक भी हो सकता है, बट फोरियर सीरीज ने सिर्फ पीरियोडिक सिग्नल के साथ डील किया था। तो पॉइंट समझ में आ रहा है। तो अपीरियोडिक सिग्नल जो है, अब उनके अंदर फ्रिक्वेंसी तो प्रेजेंट है बट कितनी फ्रिक्वेंसी, कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, उसका पूरा डिटेल एनालिसिस हम पढ़ेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर। ठीक है, कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अच्छा, दूसरी चीज़ यही है कि हमें किसी सिग्नल के, टाइम डोमेन सिग्नल के फ्रिक्वेंसी चेक करनी थी तो हम फोरियर ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं उसको। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि अगर आपके पास कोई सिग्नल एक्स ऑफ टी डिफाइन है, सपोज आपके पास कोई सिग्नल है। अच्छा, इसके अंदर मैं एक चीज़ लिख देता हूँ। अगर मैं स्मॉल एक्स ऑफ टी लिखूँगा, ठीक है, तो ध्यान रखना स्मॉल एक्स जो है जनरली टाइम डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा, ये टाइम डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा। और इसका जो फ्रिक्वेंसी डोमेन आएगा, जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म करने के बाद उसको लिखेंगे कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा। ठीक है, तो अगर आपके पास कैपिटल एक्स जो नोटेशन है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म की होगी फ्रीक्वेंसी डोमेन की, और स्मॉल एक्स रहेगी टाइम डोमेन की। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं और इसको हम कई बार ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, और इसको कई बार हम ऐसे भी लिखते हैं। तो कोई फ़र्क नहीं है, जहाँ पे फ़र्क आएगा वो मैं आपको समझाऊंगा कि फ़र्क कहाँ पे। अदरवाइज ये तीनों चीज़ें नोटेशन है, सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये जो आपके पास एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म है। क्वेश्चन ये है कि किस किस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ ध्यान में रखना है कि जो सिग्नल एक्स ऑफ टी है ना, ये आपके पास एनर्जी सिग्नल होना चाहिए। शुड बी एन एनर्जी सिग्नल, ये एक एनर्जी सिग्नल होना चाहिए। ठीक है, शुड बी एन एनर्जी सिग्नल, ये आपके पास एक एनर्जी सिग्नल होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या होता है, एनर्जी सिग्नल का मतलब है कि माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट अगर मैं एक्स ऑफ टी के मोड का स्क्वायर करके इंटीग्रेशन कर देता हूँ तो ये वैल्यू कुछ फाइनाइट आंसर आएगा। ये कुछ वैल्यू फाइनाइट आंसर आना चाहिए या फिर लेस देन इन्फिनिटी, एक ही बात है ना। कि ये जो इंटीग्रल है ना, सिग्नल के मोड के स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट, ये इन्फिनिटी से कम आना चाहिए। दूसरी लैंग्वेज में ये फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, या तो ये फॉलो करे। और ऐसा बोलते हैं कि सिग्नल जो आपके पास एब्सोल्युटली इंटीग्रेटेबल होना चाहिए। एब्सोल्युटली इंटीग्रेटेबल मतलब कि अगर मैं उसको एक्स ऑफ टी का मोड करके अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो ये वैल्यू इन्फिनिटी से कम होनी चाहिए, इन्फिनिटी से कम होनी चाहिए, या फिर ये वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए, एक ही चीज़ है। तो पॉइंट ये है, तो आपने ध्यान में रखना है ऐसा सिग्नल जो एनर्जी सिग्नल रहेगा, मतलब ये सिग्नल रहेगा, उसी का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हो। जिन सिग्नल के लिए कंडीशन वैलिड नहीं रहेगी उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल पाओगे। फोरियर ट्रांसफॉर्म तो आ जाएगा, इन्फिनिटी आएगा आंसर, क्या आएगा, इन्फानाइट। तो वो फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं, मतलब ओमेगा की आपको प्रॉपर कुछ फंक्शन ऑफ ओमेगा ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, आपको इन्फानाइट आंसर मिल जाएगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ तो ये होती है, दूसरी कंडीशन क्या होती है कि किसी सिग्नल एक्स टी के लिए कि आप उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सको, उसके अंदर फाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटीज़ होनी चाहिए। फाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटीज़ मतलब उस फंक्शन के अंदर, ठीक है, उस फंक्शन के अंदर क्या हो सकता है, ये क्या बोलते हैं, फाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटीज़। ये स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है, कॉन्टिन्यूटीज़ के, डिसकॉन्टिन्यूटीज़ के। तो फाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटीज़ होनी चाहिए, मतलब हो डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है, हो, बट ऐसा नहीं कि बहुत सारी है, इन्फाइनाइट नहीं, कुछ 5 8 ऐसे नॉर्मल कोई नंबर, उतनी डिसकॉन्टिन्यूटीज़ रहेंगी तो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म उसका पॉसिबल हो पाएगा। और दूसरी चीज़, डिसकॉन्टिन्यूटीज़ तो हैं, फाइनाइट भी है, ठीक है, लेकिन ये डिसकॉन्टिन्यूटी भी फाइनाइट अमाउंट की होनी चाहिए।
फाइनाइट अमाउंट की डिसकॉन्टिन्यूटी। ऐसा नहीं कि डिसकॉन्टिन्यूटी का अमाउंट ही इनफाइनाइट है। अगर डिसकॉन्टिन्यूटी का अमाउंट इनफाइनाइट रहेगा तो जब आप उसको इंटीग्रेट करोगे ना तो ये कंडीशन वैलिड नहीं हो पाएगी। बात एक ही है। तो पॉइंट ये है, फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज होनी चाहिए और हर डिसकॉन्टिन्यूटी फाइनाइट अमाउंट की, मतलब कोई नंबर फाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी का जो वो है, मतलब डिसकॉन्टिन्यूटी मतलब ऐसे इस टाइप से कि इस वैल्यू के ऊपर डिसकॉन्टिन्यूटी आ गई सपोज, तो इससे पहले क्या वैल्यू थी आगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कुछ फाइनाइट होना चाहिए। थर्ड होता है फाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी के बाद, ठीक है, फाइनाइट मैक्सिमम मिनिमा। उस सिग्नल के अंदर जो मैक्सिमम मिनिमम है वो फाइनाइट होने चाहिए। मतलब सिग्नल जैसे कई बार होता है कि इस टाइप का कोई सिग्नल है, मान लो ऐसे, तो ऐसा ना हो कि इस तरीके से बहुत सारे मैक्सिमम मिनिमम बन गए, मतलब इनफाइनाइट मैक्सिमम वही बने जा रहे हैं, ऐसे बार बार वो चेंज होते जा रहा है, तो आप देखोगे कि मैक्सिमम मिनिमम बहुत सारे आ जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे सिग्नल का फोरियर नहीं निकाल पाओगे। तो फोरियर के लिए 3 कंडीशन होती हैं। फाइनाइट मैक्सिमम मिनिमम होना चाहिए सिग्नल के अंदर, ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ, ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम होनी चाहिए, फाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटीज होनी चाहिए और हर डिसकॉन्टिन्यूटी फाइनाइट होनी चाहिए। उसके बाद ये 2 कंडीशंस उसको फॉलो करनी चाहिए। इस टाइप के सिग्नल का ही आप क्या कर पाओगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये तो वो था कि इस फोरियर ट्रांसफॉर्म की ज़रूरत क्यों पड़ी। किसी टाइम डोमेन के अंदर हमें चेक करना है कि उसके अंदर कौन कौन से फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो हम उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि फोरियर सीरीज सिर्फ पीरियोडिक सिग्नल के लिए था, ये अपीरियोडिक के लिए भी डील करता है। अब किस किस सिग्नल का फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए कंडीशंस है, इसको ड्रिचलेट कंडीशन बोलते हैं, ध्यान रखना। इन 3 कंडीशंस को क्या बोलते हैं, ड्रिचलेट कंडीशन, ठीक है। तो बुक्स के अंदर ये ड्रिचलेट कंडीशन के नाम से जाना जाता है इनको। अब हम क्या करेंगे, स्पेशल कुछ एक 5 से 6 फंक्शन है। अच्छा, हमें करना क्या फोरियर ट्रांसफॉर्म में, हमारे पास 5-6 फंक्शन है टोटल, मतलब मैक्सिमम 6 नहीं तो 7 होंगे, उनका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है और उन्हीं के साथ खेलना है बस। प्रॉपर्टीज़ एक ये 6-7 बेसिक सिग्नल है, उनका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल देंगे, फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेंगे। इतना पढ़ने के बाद आप गेट के, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जहाँ आपने गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो फोरियर पे आपकी कमांड बन जाएगी, ठीक है। तो पॉइंट ये है, इसकी कम से कम 4 या 5 वीडियोज़ तो लगेंगी टोटल ओवरऑल, तो आपने हर वीडियो को ध्यान से देखना, तब जाके आपकी बात बनेगी, ठीक है। तो आपको ये फोरियर ट्रांसफॉर्म कम्युनिकेशन में भी काम आएगा और सिग्नल में तो ये टॉपिक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट ये। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 सिग्नल्स लेते जाएंगे, 1 बाय 1 सिग्नल कंसीडर करेंगे, उनका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला जो सिग्नल है वो आपके पास क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट जो सिग्नल है हमारे पास, जिसका हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म सॉल्व करना है, दैट इज़ एक्स ऑफ टी। फर्स्ट सबसे पहला सिग्नल एक्स ऑफ टी। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ सॉल्व करता जाऊँगा और इधर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नोट करता जाऊँगा टाइम टू टाइम, ताकि आपको कवर होता रहे बार बार। तो सपोज सबसे पहले आपके पास एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू डेल्टा टी, सबसे बेसिक सिग्नल एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू डेल्टा टी। डेल्टा टी आपको पता है यूनिट इम्पल्स फंक्शन, तो हमें इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, सपोज आपके पास कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी, ठीक है, एक्स ऑफ टी, आपको इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, दैट इज़ एक्स ऑफ ओमेगा। तो पॉइंट ए कैसे निकालें, तो एक्स ऑफ ओमेगा इज डिफाइंड एज माइनस इंटीग्रल माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट, ठीक है, इंटीग्रल माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट एक्स ऑफ टी एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टी डी टी, ठीक है। ध्यान रखना, किसी भी सिग्नल एक्स ऑफ टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो आपने ये रूल अप्लाई करना है। और ये क्या बन गया, फोरियर ट्रांसफॉर्म। आप किसी फोरियर ट्रांसफॉर्म को इन्वर्स फोरियर भी निकाल सकते हो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम डोमेन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि एक्स ऑफ ओमेगा का अगर मैं इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म करता हूँ तो आपको मिल जाएगा एक्स ऑफ टी। तो पॉइंट ये क्या होता है, तो ये एक्स ऑफ टी ऐसे डिफाइन, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू, ये डेफिनेशन का सिंबल होता है 1/2 पाई, ठीक है, 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट एक्स ऑफ ओमेगा एक्सपोनेंशियल प्लस जे ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है, या तो ऐसे डिफाइन करो या फिर ऐसे होता है। अगर आप यहाँ पे एफ की फॉर्म में लिखोगे ना तो ये 2 पाई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा पता है, क्योंकि आपको पता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 2, तो डी ओमेगा कितना आ जाएगा, 2 पाई डी एफ। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, डी ओमेगा की जगह अगर आप ये पुट करोगे तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट, ठीक है,
एक्स ऑफ एफ, आप इसको एक्स ऑफ ओमेगा की बजाय एक्स ऑफ एफ की फॉर्म में लिख लो, एक्सपोनेंशियल जे 2π/ft, ठीक है, इंटू डी एफ। अगर यहाँ ओमेगा लिखोगे ना तब भी गलत नहीं, ऐसा मत समझना कि ये गलत हो गया, यहाँ पे ओमेगा लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि डी ओमेगा की जगह अगर आप एफ की फॉर्म में इंटीग्रेट करोगे तो सिर्फ 2π बाहर से कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या चीज़ है, ये मैंने क्या बताया आपको, ये मैंने बताया कि अगर आपके पास कोई सिग्नल एक्स ऑफ टी गिवन है और उसका आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पास एक्स ऑफ एफ या फिर एक्स ऑफ ओमेगा गिवन और आपको टाइम डोमेन निकालना है तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। अब एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ से एक चीज़ नोटिस करो, अगर मान लो आपसे कभी ये पूछे कि एक्स ऑफ 0 बताओ, इसका मीनिंग समझ दो, इसका क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म के ऊपर, फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर ओमेगा की वैल्यू 0, और ओमेगा की वैल्यू 0 का क्या मतलब होता है, फ्रिक्वेंसी 0। फ्रिक्वेंसी 0 किसकी होती है, डीसी सिग्नल की। तो जब भी आपसे ये चीज़ पूछी जाए ना एक्स ऑफ 0, इसका मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है डीसी वैल्यू ऑफ एक्स टी। क्योंकि यार देखो एक्स टी के अंदर कुछ फ्रिक्वेंसी प्रेजेंट है, एक्स टी के अंदर कुछ फ्रिक्वेंसी प्रेजेंट है, मान लो 8-10 फ्रिक्वेंसी प्रेजेंट है सपोज, तो उसमें से वो 0 पे अगर वैल्यू पूछ रहा है तो इसका मतलब 0 पे वैल्यू का मतलब है कि एक्स ऑफ टी के अंदर डीसी कंपोनेंट कितना, उसकी एवरेज वैल्यू कितनी है, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। तो कभी भी अगर आपसे एक्स ऑफ 0 पूछा जाए तो इसका मतलब डीसी वैल्यू ऑफ एक्स टी पूछेगा। और अगर मैं यहाँ पे ओमेगा को 0 पुट करूँगा, देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगा ओमेगा को, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट एक्स ऑफ टी, और जब मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो ये 1 बन जाएगा, तो ये सिर्फ आ जाएगा डी टी। तो इसको अगर आप ध्यान से देखो, इसको क्या बोलोगे, एरिया अंडर द कर्व ऑफ एक्स टी एंड टी, ठीक है। एक्स जो टी के बीच का जो आपके पास जो ग्राफ होएगा उसका एरिया अगर आप टोटल निकाल दोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, डीसी वैल्यू मिल जाएगी। तो इस पॉइंट को नोट करके रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि एक्स ऑफ ज़ीरो किसके इक्वल होता है, एक्स ऑफ 0 ये होता है एरिया अंडर द कर्व ऑफ एक्स टी। ऐसे ही सिमिलरली अगर आपको पूछा जाए t इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू, सपोज आपसे पूछा गया एक्स ऑफ 0, मानो आपसे पूछ लिया एक्स ऑफ टाइम डोमेन के अंदर 0 पे वैल्यू कितनी है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, देखो यहाँ से आप t को 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा एरिया अंडर द कर्व ऑफ फ्रिक्वेंसी ट्रांसफॉर्म। फ्रिक्वेंसी ट्रांसफॉर्म जो होता है उसका एरिया अंडर द कर्व किसके बराबर होता है, स्मॉल एक्स ऑफ 0 के। टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0 इसको इनिशियल वैल्यू भी बोल देते हैं, कई बार इसको हम इनिशियल वैल्यू भी बोल देते हैं कि किसी सिग्नल की इनिशियल वैल्यू मतलब टी इज इक्वल टू 0 पे तो वो क्या आएगी, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट एक्स ऑफ एफ डी एफ। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना। अभी मैं क्या करता हूँ, इस पर हम बाद में आएंगे, ठीक है, इसको बाद में डील करेंगे। अभी इस कहानी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन देखना ध्यान से। सपोज ये समझ में आ गया आपको, ठीक है, कि जब भी आपसे एक्स ऑफ 0 की वैल्यू पूछी जाएगी तो ऐसा मत करना कि उसको एक्स ऑफ ओमेगा निकालने बैठ के पहले फिर बाद में ओमेगा 0 पुट करो, नहीं, आप सीधा क्या करो, जो भी फंक्शन गिवन है उसका एरिया निकाल दो, एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट कर दो, तो डीसी वैल्यू आ जाएगी। दूसरा, अगर इनिशियल वैल्यू पूछी है और आपको एक्स ऑफ एफ गिवन है तो आप माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट इंटीग्रेट कर लेना। तो हमारे पास जो क्वेश्चन अवेलेबल है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके पास आपको एक सिग्नल गिवन है, ऐसे आपको एक सिग्नल गिवन है, ठीक है, और ये ऐसे, ठीक है, ये बिल्कुल सिमेट्रिक से है दोनों साइड, है ना, दोनों साइड सिमेट्रिक है बिल्कुल। चलो, तो पॉइंट ये है, ये एक्स ऑफ टी, स्मॉल एक्स ऑफ टी गिवन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे वैल्यू लिखी आपके पास 2, यहाँ पे वैल्यू लिखी 4, और ये जो पॉइंट है दिस इज़ 1, दिस इज़ 3, ठीक है। ये हाइट कितनी है 2, और ये पॉइंट कितना आ जाएगा -1, और ये कितना आ जाएगा -3, ऐसे दे रखे आपको, ठीक है, ऐसे गिवन है। और चलो, तो सिर्फ इतनी सी बात थी, ठीक है, ये कोई सिग्नल गिवन था। तो आपसे क्या पूछेगा, वो पूछेगा आपसे फाइंड एक्स ऑफ 0, ऐसे पूछेगा एक्स ऑफ 0। तो कई लोग क्या करेंगे, इसको पहले मैथमेटिकल इक्वेशन वगैरह बनाएंगे और इस फॉर्मूले में पुट करके इसको इंटीग्रेट करेंगे, फाइनली एक्स ऑफ ओमेगा निकाल लेंगे, फिर ओमेगा को 0 पुट करेंगे। अरे इतना करने की ज़रूरत नहीं है यार, क्या करेंगे सीधा हम लोग, बताओ, हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, हम इसका एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट कर देंगे। सिंपल, मैंने आपको बताया ना कि एक्स ऑफ 0 क्या है, एरिया अंडर द कर्व। तो इसका एरिया कितना आएगा बताओ। अब एक चीज़ देखो, जितना इसका एरिया लेफ्ट में उतना ही राइट के, तो क्या मैं लिख सकता हूँ एक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू
देखो तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात क्या है, हमें क्या करना है कि इसका एरिया निकालना है। अब एक चीज़ नोटिस करो आप, अगर ये हाइट 2 है तो अगर मैं इसको ऐसे, ये ट्रायंगल है ना, इसको ऐसे मिला देता हूँ, देखो ऐसे मिला देता हूँ, तो ये हाइट कितनी है 2, ठीक है, ये हाइट कितनी है 2, तो इसके अंदर एक तो ये ट्रायंगल बन गई, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, उसके बाद ये वाला एरिया आ गया और फिर ये वाला एरिया आ गया, 3 एरिया दिखाई दे रहे हैं। तो इस एरिया की अगर मैं बात करूँ इस छोटे वाले की, तो ये एरिया, अच्छा एक चीज़ तो ये देखो कि जितना लेफ्ट में उतना राइट, पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ डबल करने के लिए। डबल करने के लिए मैं क्या करूँ, एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3 ऐसे लिख देता हूँ। तो क्या आएगा बताओ, 2 टाइम्स एरिया 1, ये एरिया 1 है, ये गैप कितना है, ये वाला, ये गैप ये है 1, और ये हाइट कितनी है 2, तो 1 इंटू 2 कितना आ जाएगा 2, प्लस ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना है, ये बेस कितना है 1 इंटू हाइट कितनी है, देखो 2 से 4, तो 2 से 4 हाइट कितनी आएगी 2 आएगी, प्लस और ये वाला जो रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहा है इधर, इसकी हाइट तो 4 है और ये गैप 2 है, तो कितना आ जाएगा 8। तो फाइनली आप देख रहे हो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स, ये कितना बन गया 8, 10 और 1 11, तो आपके पास फाइनली वैल्यू आएगी 22 वोल्ट। कितनी वैल्यू आ जाएगी 20, सपोज ये वोल्ट के अंदर था सिग्नल, सपोज ये सिग्नल वोल्ट्स के अंदर था, तो x ऑफ 0 की वैल्यू, x ऑफ 0 के ऊपर जो वैल्यू आई वो कितनी आई 22 वोल्ट आ गई। 22 वोल्ट का मतलब, अब देख लेना इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं कैलकुलेशन में, ठीक है, वैसे मैंने सही किया है। तो आपको क्लियर हुआ कि कभी भी x ऑफ 0 के ऊपर वैल्यू पूछे तो ऐसा नहीं कि उसको इंटीग्रेट करने बैठ कर उसको सोल्व करने लग रहे हो, ऐसा इससे टाइम ख़राब हो जाएगा आपको। और कई बार वो आपको x ऑफ 0 इनिशियल वैल्यू भी पूछेगा, तो अगर आप x ऑफ 0 पूछता तो 0 पे कितनी वैल्यू दिखाई दे रही है 2, तो सीधा आंसर आया था 2, ठीक है। और दूसरी चीज़, एक तो मैंने आपको ये बताया इस फॉर्म में, या फिर ऐसे भी तो हो सकता था, अगर मैं यहाँ पे पुट करता t को 0, तो अगर इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, फिर 2 पाई इधर मल्टीप्लाई होता, समझ रहे हो। अगर मैं x ऑफ 0 की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो या तो ऐसे लिखो या फिर 1/2 पाई, या फिर ये भी तो सही था 1/2 पाई, ये दिखाई दे रहा है ना बोर्ड पे, हाँ ठीक है, 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फानेट से इन्फानेट x ऑफ ओमेगा डी ओमेगा। तो या तो आप ऐसे फाइंड आउट कर देना x ऑफ 0 की वैल्यू, या फिर ऐसे फाइंड आउट कर देना। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है। अभी हम क्या करेंगे, कुछ सिग्नल्स लेंगे और उनके ऊपर डील करेंगे, ठीक है। ओके, तो हमारे पास जो सबसे पहला सिग्नल है दैट इज़ इम्पल्स यूनिट इम्पल्स। तो मैंने क्या किया, x ऑफ t इज इक्वल टू डेल ऑफ t, तो हमें निकालना है सीधा फ्रिक्वेंसी डोमेन, तो मैं ठीक है फॉर्मूला लिख देता हूँ, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट x ऑफ t की जगह डेल ऑफ t एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टी डी टी। आपको इसकी प्रॉपर्टी पता है कि जहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है ना उसी पे फंक्शन की वैल्यू निकाल देता है। तो t इज इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट, और ये आ जाएगा डेल ऑफ t, ठीक है, डेल ऑफ t, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी e की पावर 0 dt। तो e की पावर 0 तो 1 होता है, एक्सपोनेंशियल 0 तो 1 होता है, और माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट डेल्टा t dt ये होता है 1। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि डेल ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म, डेल ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म 1 होता है, डेल ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म 1 होता है। अच्छा, अब ये किसका फंक्शन है, दिस इज़ द फंक्शन ऑफ ओमेगा, ठीक है, फंक्शन ऑफ ओमेगा, लेकिन ये ओमेगा के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, देख रहे हो ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास टाइम डोमेन के अंदर आपने डेल ऑफ t कंसीडर किया था, सिग्नल था x ऑफ t जिसकी वैल्यू किसके इक्वल थी, डेल ऑफ t के, तो अगर x ऑफ t ऐसा था तो इसका फ्रिक्वेंसी डोमेन कैसा दिखा रहा है, फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसका ये टाइम के रिस्पेक्ट में था, यहाँ पे जो सिग्नल था टाइम के रिस्पेक्ट में था, और इसका जो फ्रिक्वेंसी ट्रांसफॉर्म है वो कैसा दिखाई दे रहा है, ऐसा 1, और 1 आप देख रहे हो मतलब माइनस ओमेगा के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, इसका मतलब माइनस इन्फानाइट से लेके ठीक है, यहाँ से इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, माइनस इन्फानाइट से लेके इन्फानाइट तक इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो अगर मैं इसकी बैंडविड्थ की बात करता हूँ, बैंडविड्थ होता है कि आपके पास हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या प्रेजेंट है और मिनिमम फ्रिक्वेंसी क्या प्रेजेंट है। बैंडविड्थ पे और डिटेल में अच्छे से बाद में पढ़ेंगे, बट आपको पता होगा एफ मैक्स माइनस एफ मिन। अब यार ये तो माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट जा रहा है, तो इसकी बैंडविड्थ कितनी होती है, इन्फानाइट। तो ध्यान में रखना, इम्पल्स फंक्शन के अंदर, इम्पल्स फंक्शन यूनिट इम्पल्स के अंदर हर कुछ फ्रिक्वेंसी प्रेजेंट होती है, हर कोई फ्रिक्वेंसी प्रेजेंट होती है, और इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो कितनी होती है, इन्फानाइट होती है आपके पास। तो ठीक है, डेल ऑफ टी का कितना आंसर आ जाएगा, 1, ये क्लियर हो गया।
और मैं साथ साथ में क्या करूँगा, कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी यहीं पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी में डील करना जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर एक्स ऑफ टी की वैल्यू आ गई हमारे पास, एक्स ऑफ टी आ गया डेल ऑफ टी माइनस टी नोट, तो आप बता सकते हो डेल ऑफ टी माइनस टी नोट का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा। बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे, इसको बस पुट कर दो सीधा ही। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, एक्स ऑफ ओमेगा माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट, ठीक है, डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टी और डी टी। आपको पता है इसकी खास बात, ये जहाँ पे खुद एग्जिस्ट करता है वहाँ पे फंक्शन को ले आता है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ से एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट डेल ऑफ, ये कितना बन जाएगा, डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टी नॉट, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो ये टी इज इक्वल टू टी नॉट पे एग्जिस्ट करेगा, टी इज इक्वल टू टी नॉट पे एग्जिस्ट करेगा, तो इसके अंदर टी था तो वहाँ पे खुद की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है इसकी, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो आप देख रहे हो इसके अंदर टाइम का कोई फंक्शन नहीं है, तो ये तो कांस्टेंट के जैसे बिहेव करेगा, ये बाहर आ जाएगा। तो ये अगर ये बाहर आ गया तो कितना आएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टी नॉट बाहर आ गया और अंदर बच गया माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट डी टी। आपको बताइए ये फैक्टर कितना होता है, 1, ये फैक्टर होता है 1। और फाइनली आपके पास एक्स ऑफ ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टी नॉट। एक बार मैं चेक कर लूँ कि ये पूरा बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है। तो अब क्या समझे देखो, इधर देखो ध्यान से। अगर एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल डेल ऑफ टी का कितना था, 1 था, डेल ऑफ टी का कितना था, 1 था। तो अगर आप एक्स ऑफ टी के अंदर से टी नोट को माइनस करते हो, तो मैं बोल रहा हूँ कि जब आप टी में से टी नोट को माइनस करते हो तो एक्स ऑफ ओमेगा के साथ ना एक कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या, एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टी नोट। देखो ध्यान से, अगर एक्स ऑफ टी की जगह डेल ऑफ टी ये होता है, डेल ऑफ टी माइनस टी नोट, तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टी नोट इंटू इसका एक्स ऑफ ओमेगा कितना था, 1 था। और अभी हमने प्रूव किया कि अगर आपके पास एक्स ऑफ डेल्टा ये एक्स ऑफ टी कितना आएगा, डेल्टा टी माइनस टी नॉट, तो आप क्या कर सकते हो, इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आया वो इतना आया और डेल ऑफ टी का खाली क्या था, 1 था। तो यहाँ से हमें एक प्रॉपर्टी समझ में आती है कि अगर एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा है, तो अगर मैं इसके अंदर माइनस करता हूँ तो यहाँ पे एक फैक्टर कम आ जाएगा एक्स ऑफ ओमेगा के साथ मल्टीप्लीकेशन में, और अगर आप प्लस करोगे ना, अगर आप प्लस करोगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो मैं इसको बोलते हैं टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ध्यान रखना, टाइम के अंदर आप शिफ्ट कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो जो जो प्रॉपर्टी हम पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, वो मैं यहाँ लिखता जाऊँगा। तो इसको बोलते हैं टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या बन गया, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ये चेक कर लेना क्या बन गया, कि अगर आपके पास एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म, यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर एक्स ऑफ ओमेगा है, तो अगर आप टी में से टी नॉट को माइनस करते हो तो आपके पास यहाँ पे एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टी नॉट एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ। और अगर आपने टी के अंदर ऐड कर दिया, टी नॉट यहाँ पे ऐड कर दिया, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल प्लस जे ओमेगा टी नॉट से मल्टीप्लाई हो जाएगा कौन, एक्स ऑफ ओमेगा। तो ये प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। डन है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सिग्नल की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट सिग्नल लिख लेता हूँ मैं। ओके, तो हमारे पास जो नेक्स्ट सिग्नल है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियली डिकेइंग सिग्नल। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करोगे ना, अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो आप देखोगे ये आपके पास कुछ इस टाइप से ग्राफ आएगा, इस टाइप से, ऐसे, क्योंकि आप देख रहे हो टी लेस देन जीरो के लिए तो जीरो है, अगर टी की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो ये पूरा फंक्शन जीरो बन जाएगा। तो इसका मतलब टी ग्रेटर देन जीरो के लिए एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और आप देख रहे हो यहाँ पे ए की वैल्यू जीरो से बड़ी है, ध्यान रखना, ए की वैल्यू मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने ए की वैल्यू नेगेटिव कर दी, अगर आपने ए की वैल्यू नेगेटिव कर दी तो ये फंक्शन ऊपर की तरफ चला जाएगा और ये एनर्जी सिग्नल नहीं बचेगा। और अगर ये एनर्जी सिग्नल ना बचा तो आप इसका फोरियर नहीं निकाल पाओगे। तो इसलिए ध्यान रखना, यहाँ पे ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो तो ये तो शेप की बात होगी इसकी। तो ये शेप, तो अगर मैं इसको लिखूँ तो ए की पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी ऐसे लिख सकते हो। बट हमारा ये मतलब नहीं था, हमें सिर्फ हमारा एम क्या है, हमें एक्स ऑफ ओमेगा चाहिए। तो मैं इसका फ्रिक्वेंसी डोमेन चेक करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर मैं चेक करना चाहता हूँ क्या क्या फ्रिक्वेंसी प्रेजेंट है। क्या आएगा बताओ, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट एक्स ऑफ टी की वैल्यू एक्सपोनेंशियल माइनस ए टी यू ऑफ टी एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टी, जो हम खुद लगाते हैं, इंटू डी टी, ये आ जाएगा।
अब यूटी की वजह से इसकी जो लिमिट है माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट नहीं आएगी, ये आएगी जीरो से इन्फानाइट, क्योंकि आपको पता है माइनस इन्फानाइट से जीरो, तो ये फंक्शन खुद जीरो बन जाएगा, तो पूरा इंटीग्रल जीरो बन जाएगा। तो इसका मतलब ये बन गया माइनस ए टी एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टी डी टी। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, ये एक्स ऑफ ओमेगा की बात चल रही है अभी, ठीक है, एक्स ऑफ ओमेगा की। तो अगर मैं इसको कंप्लीट आगे यहाँ पे लिख देता हूँ इधर, ठीक है, तो एक्स ऑफ ओमेगा कितना आ जाएगा यहाँ से, अगर मैं यहाँ से इधर लिखूँ तो ये आ जाएगा जीरो टू इन्फानाइट। देखो एक्सपोनेंशियल की पावर टी कॉमन निकाल दो, उसके बाद देखो क्या बच गया, टी को छोड़ के अंदर बच गया माइनस ए, ठीक है, माइनस ए, और उसके साथ माइनस कौन आ जाएगा, माइनस जे ओमेगा, ये आ जाएगा, ठीक है, और इस इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करो ज़रा, आपको पता है एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल सेम आता है, तो ये सेम आ जाएगा, ये वैल्यू सेम आ जाएगी एक्सपोनेंशियल टी, और यहाँ से क्या करो, माइनस कॉमन ले लो, अभी अंदर क्या आ जाएगा, ए प्लस जे ओमेगा, ठीक है, ए प्लस जे ओमेगा ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, और डिवाइड बाय टी का जो कॉफिशिएंट है, टी का कॉफिशिएंट कितना है, एक काम करो अभी इसको ऐसे रहने दो, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इसको ऐसे रहने दो, ये लो, कंफ्यूज मत हो जाना, इसकी इंटीग्रेशन सेम होती है, ऐसे ही आ गई है, इसकी इंटीग्रेशन आ गई सेम, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, माइनस ए माइनस जे ओमेगा, और लिमिट क्या आ जाएगी, जीरो से इन्फानाइट। ओके, अब देखो एक चीज़ देखो, तो सबसे पहले जब मैं इन्फानाइट यहाँ पे पुट करूँगा, तो ये तो कोई बड़ी, ये देखो जब मैं यहाँ पे इन्फानाइट पुट करूँगा टी को, और आपको पता है ए एक से जीरो से बड़ा है, मतलब ये पॉजिटिव नंबर है, मतलब ये पॉजिटिव नंबर है, सपोज टू आ गया, ए की वैल्यू टू आ गई, तो e की पावर माइनस टू इन्फानाइट, तो e की पावर अगर इन्फिनिटी नेगेटिव के अंदर जा रही है तो वो वैल्यू जीरो के जैसे बिहेव करती है। चीज़ आपको क्लियर है, एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फानाइट क्या होता है, जीरो होता है। तो जब मैं इन्फिनिटी पुट करूँगा ना तो जीरो आएगा, क्लियर होगी, और जब मैं जीरो पुट करूँगा इसको, जब मैं इसको देखो अपर लिमिट तो कितनी आ गई, जीरो माइनस, अब यहाँ पे लिखूँगा मैं लोअर लिमिट, अपर लिमिट बन गई जीरो माइनस लोअर लिमिट क्या आएगा, जीरो पुट करो टी को, ये वन बन गया, ये कितना आ गया, वन डिवाइड बाय माइनस ए माइनस जे ओमेगा। तो आप देख रहे हो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, मतलब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा वन बाय ए प्लस जे ओमेगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। क्या याद रखना है कि अगर आपके पास सिग्नल की वैल्यू, अगर आपके पास एक्स ऑफ टी की वैल्यू कितनी है, e की पावर माइनस ए टी यू टी, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन है, तो उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है वन बाय जे ओमेगा प्लस ए। ठीक है, एक्सपोनेंशियल माइनस ए टी यू टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना आ जाएगा, वन बाय जे ओमेगा प्लस ए। तो अब यहाँ तक क्लियर हो आपको इस टाइप के सिग्नल का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है कैसा बनेगा। ठीक है, अब मैं एक चीज़ करता हूँ, यहाँ से एक चीज़ कर लेता हूँ, क्या मैंने इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है ना, ये देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर आप इसको ध्यान से देखो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के पास ना दो चीज़ें होती हैं, एक होता है उसके पास मैग्नीट्यूड, एक होता है उसका एंगल। यह आपको पता है, पोलर प्लॉट हम कंट्रोल सिस्टम में पढ़ चुके हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो उसके पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड, एक होता है उसका एंगल। ठीक है, अब उसके ऊपर डील करते हैं एक बार ज़रा। तो ये मैंने क्या किया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स ऑफ ओमेगा को मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू वन बाय जे ओमेगा प्लस ए। अब मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आप मुझे बताओ एक्स ऑफ माइनस ओमेगा कितना आएगा। तो आप बता सकते हैं एक्स ऑफ माइनस ओमेगा कितना आएगा, बस ओमेगा को माइनस ओमेगा तो पुट करना है, माइनस जे ओमेगा प्लस ए। अब मैं बोलता हूँ एक्स ऑफ माइनस ओमेगा, तो ठीक है, अब इसका स्टार भी कर दो, जो आंसर आया ना स्टार मतलब कॉन्जुगेट कर दो। तो इधर कॉन्जुगेट कर दिया और इधर क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट करोगे। आपको पता है कॉन्जुगेट के अंदर जे वाली टर्म जो होती है उसका साइन अपोजिट करना होता है, तो माइनस है तो क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ये तो वापस आ गया एक्स ऑफ ओमेगा, ये तो वापस एक्स ऑफ ओमेगा आ गया। तो एक्स ऑफ ओमेगा अगर एक्स स्टार माइनस ओमेगा के इक्वल, कोई फंक्शन अगर ऐसा बिहेवियर शो करता है कि उसका जो वेरिएबल है उसको माइनस कर दो और उसका कॉन्जुगेट कर दो, अगर ऐसा कोई बिहेवियर शो करता है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट सिमेट्रिक। उसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है कॉन्जुगेट सिमेट्रिक, ध्यान रखना इस चीज़ का, कॉन्जुगेट सिमेट्रिक। ठीक है, कॉन्जुगेट सिमेट्रिक। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो बाद में काम आएगी, अच्छा, कॉन्जुगेट सिमेट्री का मीनिंग समझ में आया। कोई सिग्नल उसको कॉन्जुगेट सिमेट्रिक तब बोलते हैं अगर उसका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर मैं उसको चेंज कर दूँ, मतलब उसका साइन अपोजिट कर दूँ, रिवर्स कर दूँ, प्लस है तो माइनस कर दूँ, और उसके बाद उस सिग्नल का कॉन्जुगेट कर दूँ और वो वापस वही सिग्नल आ जाए, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट सिमेट्रिक सिग्नल। तो क्या मैं यहाँ से एक स्टेटमेंट दे सकता हूँ, इफ़ एक्स ऑफ टी इज़ रियल, देखो ध्यान से, इफ़ एक्स ऑफ टी इज़ रियल
क्या ये सिग्नल रियल था? बिल्कुल रियल सिग्नल है, कहीं जे वे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इफ़ एक्स ऑफ टी इज़ रियल देन एक्स ऑफ ओमेगा इज ऑलवेज कॉन्जुगेट सिमेट्रिक। ये पॉइंट याद रखना आप, इज़ ऑलवेज कॉन्जुगेट सिमेट्रिक। अब इसके ऊपर और भी बातें आएंगी, बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी ये मेरे वैसे ही दिमाग में आया पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया। अभी और भी इसके ऊपर डिस्कशन बाकी है कि कॉन्जुगेट सिमेट्री की प्रॉपर्टीज़ होती है फर्दर आगे। एक बार बता ही देता हूँ, चलो लगे हाथ। कॉन्जुगेट, अगर कोई सिग्नल कॉन्जुगेट सिमेट्रिक है ना, उसकी कुछ खास बात होती है। देखो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे बाद में लिखूँगा, पहले यहाँ देखो। फॉर एग्जांपल आप बताओ मुझे एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल जे टी। सपोज ये कोई सिग्नल है, क्या ये सिग्नल कॉन्जुगेट सिमेट्रिक है? चेक करो कैसे। टी को पहले क्या करेंगे, माइनस टी पुट कर देंगे। ये लो माइनस टी पुट कर दिया, ये माइनस जे टी बन गया। अब फिर मैं क्या करूँगा, अब मैं इसका कॉन्जुगेट कर दूंगा। तो जब मैं इसका कॉन्जुगेट करूँगा तो ये वापस जे टी बन जाएगा, ये तो वापस वही आ गया एक्स ऑफ टी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो एक्स ऑफ टी सिग्नल है वो कॉन्जुगेट सिमेट्रिक है? बिल्कुल बोल सकता हूँ। अब फिर ये बात दोबारा क्यों पड़ी, अब सुनो ध्यान से। क्या मैं इसको, इस सिग्नल को ऐसे लिख सकता हूँ, कोस ऑफ टी प्लस जे साइन टी, ठीक है, ऐसे ये लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हो ये इसका रियल पार्ट होता है। कोई ये कॉम्प्लेक्स नंबर था ना, ये उसका रियल पार्ट है और ये इसका ओड पार्ट है, सॉरी इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर, और ये रियल पार्ट जो है ना, ये रियल पार्ट है, ये इवन है। देखो इवन फंक्शन है टाइम का, टी को प्लस माइनस पुट करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर यहाँ पे टी को प्लस माइनस पुट किया, पहले प्लस किया फिर माइनस पुट किया, तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा। तो ये ओड है, ये क्या है, ओड है। तो ध्यान रखना, कोई सिग्नल अगर कॉन्जुगेट सिमेट्रिक है, कोई सिग्नल अगर कॉन्जुगेट सिमेट्रिक है, तो उस नंबर का, उस सिग्नल का जो रियल पार्ट होता है, जो रियल पार्ट होता है वो इवन होता है, इवन फंक्शन होता है। और जो उसका इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है वो ओड फंक्शन होता है, वो ओड फंक्शन होता है, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, अब देखो यहाँ से, अगर आपके पास ये सिग्नल क्या था, ये सिग्नल रियल सिग्नल था, तो ये इसका आ गया फोरियर ट्रांसफॉर्म, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है और जो कि एक कॉन्जुगेट सिमेट्रिक है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, 1/j ओमेगा प्लस ए इज कॉन्जुगेट सिमेट्रिक, ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ बिल्कुल कॉन्जुगेट सिमेट्रिक। और सुनो, अगर वो बोलते हैं कि अब ये कोई, इसको क्या कर सकते हैं हम, माइनस जे ओमेगा प्लस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका रियल पार्ट अलग हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। तो आप देखोगे इसका जो रियल पार्ट आएगा ना, वो ओमेगा के रिस्पेक्ट में इवन मिलेगा, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट आएगा ओमेगा के रिस्पेक्ट में ओड मिलेगा। गारंटी है, चेक कर लेना। अभी मैं चेक नहीं कर रहा, यहाँ पे आप खुद चेक करना। तो ये पूरा एनालिसिस आपको समझ में आ रहा है, कनेक्ट कर पा रहे हो ना सारी चीज़ें। ऐसे ही थोड़ा सा एक लेक्चर और एक दो लेक्चर और लेंथी बना के तो पूरा फोरियर की पहले थ्योरी कवर करेंगे, उसके बाद डिटेल मतलब क्वेश्चंस पे आएंगे, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो यहाँ से जो मैं बताना चाह रहा था, मेरा सिर्फ इतना एम था कि इफ़ द सिग्नल इज़ इन टाइम डोमेन, इफ द सिग्नल इज़ रियल देन एक्स ऑफ ओमेगा इज ऑलवेज कॉन्जुगेट सिमेट्रिक एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट सिमेट्रिक्स आर, कॉन्जुगेट सिमेट्रिक सिग्नल इज the real part of conjugate symmetric signal is even part of the independent variable and the imaginary part of conjugate symmetric signal is odd function of independent variable। अब यहाँ पे अगर टाइम की बात है तो टाइम का फंक्शन रहेगा, अगर ओमेगा की बात है तो ओमेगा का फंक्शन रहेगा, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने क्या पढ़ लिया बताओ, हमने पढ़ लिया कि भाई अगर आपके पास कोई सिग्नल है, अगर आपके पास कोई सिग्नल है कौन, e की पावर माइनस ए टी यू टी, तो उसका हमने क्या कर दिया, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल दिया, उसका हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल दिया। अच्छा एक चीज़ और रहेगी, यहाँ से एक चीज़ और डिस्कस करनी रहेगी, क्या, जो आपके पास e की पावर माइनस ए टी यू टी सिग्नल था, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपने क्या निकाला, यह आया 1 फोरियर ट्रांसफॉर्म, यह आया 1 कितना, जे ओमेगा प्लस ए। तो क्या मैं, और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। और आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर की खास बात, इसका एक मैग्नीट्यूड होता है। तो एक्स ऑफ ओमेगा का अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं तो कितना आएगा बताओ, इसका मैग्नीट्यूड आएगा 1/√, ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डन। और अगर मैं इसका एंगल लिखूंगा, एंगल ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ -tan−1 ओमेगा बाय ए। देखो ये पॉजिटिव क्वांटिटी हमने पहले कंसीडर कर रखी है, ओमेगा पॉजिटिव होता ही है, ठीक है, हम पॉजिटिव मान लेके चल रहे हैं इसको। और आप देखोगे जब ये पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा तो आपके पास इसका एंगल बनेगा tan−1 ओमेगा बाय ए, और जब ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगा। अब सुनो, एक्स ऑफ ओमेगा, ये मोड है,
ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो आप, ठीक है, मैग्नीट्यूड की। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू, आप एक चीज़ नोटिस करो, अगर मैं ओमेगा को माइनस ओमेगा पुट करूँगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं। और इसका मतलब कि मैग्नीट्यूड, अगर मैं मैग्नीट्यूड प्लॉट की बात, देखो दो टाइप के प्लॉट होते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड प्लॉट, एक होता है मैग्नीट्यूड प्लॉट। कॉम्प्लेक्स नंबर के ना दो प्लॉट होते हैं, एक होता है आपके पास मैग्नीट्यूड प्लॉट, ठीक है, एक होता है मैग्नीट्यूड प्लॉट, और दूसरा क्या होता है, एक होता है फेज प्लॉट। फेज प्लॉट, मैग्नीट्यूड प्लॉट मतलब मॉड ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा। तो बनाओ इसका कैसा दिखाई देगा बताओ। अगर मैं मॉड ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा बनाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा तो आप देखोगे ये ना कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, इस टाइप से। आप देखोगे जैसे जैसे आप ओमेगा को बढ़ाते जाओगे जीरो को अप्रोच करेगा, ऐसे देख रहे हो, जैसे जैसे ओमेगा बढ़ाते जा रहे हो, और जीरो पे जब ओमेगा जीरो रहेगा तो इसकी वैल्यू आएगी 1/a। यह हाइट कितनी आ जाएगी 1/a, और कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करेगा। तो क्या आप तो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि इसका जो ग्राफ है वो विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा क्या बता रहा है आपको कि ये इवन फंक्शन ऑफ ओमेगा है। तो ध्यान रखना, अगर आपके पास टाइम डोमेन के अंदर अगर कोई सिग्नल रियल है तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कॉन्जुगेट सिमेट्रिक होएगा, और उसका जो मैग्नीट्यूड प्लॉट है वो विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा इवन फंक्शन बनेगा, सिमेट्रिक रहेगा। विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा क्या आएगा, सिमेट्रिक आएगा, या फिर इवन फंक्शन ऑफ ओमेगा आएगा, ठीक है, ओमेगा का इवन फंक्शन रहेगा। यहीं पे अगर मैं इसके एंगल की बात करता हूँ तो tan इनवर्स तो आपको पता है ओड फंक्शन होता है, tan इनवर्स, इसका ग्राफ बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको क्लियरली पता है कि tan इनवर्स ओड होता है। तो ठीक है, ध्यान रखना जो उसका फेज, और इसको बोलते हैं फेज प्लॉट। फेज मतलब एंगल विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, अगर मैं प्लॉट करूँगा उसको फेज प्लॉट बोलते हैं। तो फेज प्लॉट जो होता है वो क्या होता है, ओड फंक्शन ऑफ ओमेगा, ओड फंक्शन ऑफ ओमेगा, और ये क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड प्लॉट इवन फंक्शन ऑफ ओमेगा। इन पॉइंट्स को लिखते रहना, नहीं तो लास्ट तक भूल जाओगे, इवन फंक्शन ऑफ ओमेगा। बट ये ऐसे पॉइंट हैं, अगर वो क्वेश्चन के अंदर कहीं ट्विस्ट डालेगा ना, और अगर आपको थ्योरी क्लियर रहेगी तो आप वहाँ से उन पॉइंट से डाटा कलेक्ट करके पूरा क्वेश्चन बना पाओगे, ठीक है। तो अभी इसको यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूँगा आगे और जो बाकी सिग्नल हैं कि उनका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे डील करना है, और बाकी जो उसकी प्रॉपर्टीज है कैसे डील करनी है, ठीक है। थैंक यू, और प्लीज़ शेयर कर देना जो लोग भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं। डन।